चलिए आज हम बात करते हैं कुछ रेंट रूल से जुड़ी हुई खबर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम खबर को देखें तो नए रेंट रूल्स हुए लागू, ज़्यादा किराया देने वालों के लिए हुए ये बदलाव, जाने सब कुछ। तो ज़्यादा जो किराया लेते हैं उनके लिए कुछ जो नियम हैं वो बनाए गए हैं। किसको देखते हुए बनाए गए हैं, किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन नए नियमों का जो नए जो नियम हैं उनको बनाया गया है, और इनसे जुड़े भी जितने भी अन्य जो बिंदु हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं और अन्य इनसे जुड़ी जो खबरें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम खबर देखें तो मुख्य खबर का जो बिंदु है वो यह है कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में लाया गया मॉडल टेनेंट्स एक्ट अब राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिससे किराएदारी के मौजूदा कानूनों में बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विश्वास बनाने और विवादों को कम करने के लिए केंद्रित है। ये मुख्य जो बिंदु है वो इस न्यूज़ का, इसमें ये बताया गया है कि ये जो नए जो किराए के जो नए नियम हैं वो लागू इसलिए किए गए हैं क्योंकि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच जो मतभेद है वो विश्वास जो है वो कायम किया जा सके, और अच्छा जो विवाद है इनके वो कम करने के लिए ये जो नियम है वो केंद्रित किए गए हैं, ये बनाए गए हैं। तो अगर हम ज़्यादा किराए देने वालों के लिए हुए जो प्रमुख बदलाव हैं उनके बारे में बात करें तो ज़्यादा किराया देने वाले लगभग 50,000 प्रति माह से अधिक जो किराया दे रहे हैं उनके लिए प्रमुख जो बदलाव हैं वो किए गए हैं, जैसे कि अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण। सभी किराए समझौतों को साइन करने के 60 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से स्टेप ऑफ ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। सुरक्षा जमा की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर सीमा की बात करें तो आवासीय संपत्तियों के लिए सुरक्षा जमा की राशि को अधिकतम 2 महीने के किराए तक सीमित कर दिया गया है। यह उन बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु और मुंबई के किराएदारों के लिए एक बड़ी राहत है, जहां पहले 6 से 12 महीने का किराया जमा किया जाता था। किराया भुगतान के अगर डिजिटल माध्यम की बात करें तो यदि किराया 5,000 प्रति माह से अधिक है तो भुगतान डिजिटल तरीके जैसे कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई आदि से करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और रिकॉर्ड बनाए रहना आसान होगा। बात करें आवास बाजार को बढ़ावा मिलने के प्रमुख कारण हैं, जैसे कि जो आवास बाजार है वो बढ़ रहा है, उसके जो प्रमुख कारण हैं वो क्या हैं। नए रेंट रूल्स 2025 न्यू रेंट रूल्स आवास बाजारों को कई तरीकों से बढ़ावा देते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य खाली पड़ी संपत्तियों को किराए के लिए उपलब्ध कराना और इन क्षेत्रों में निवेश को सुरक्षित बनाना है। आवास बाजार को बढ़ावा मिलने के प्रमुख कारणों की बात करें तो खाली पड़ी संपत्तियों का उपयोग, यानी कि अनटिलाइजेशन ऑफ वैकेंट प्रॉपर्टी। भारत में शहरी क्षेत्रों में लाखों घर खाली पड़े हैं क्योंकि कई मकान मालिक किराएदार रखने से हिचकिचाते हैं। इसका कारण मौजूदा पुराने कानूनों में मकान मालिकों के हितों की रक्षा न होना और कानूनी विवादों का लंबा चलना था। जैसे अगर खाली पड़ी संपत्तियों में अगर हम बात करें सुरक्षा के आश्वासन की, तो नए नियम मकान मालिकों को यह कानूनी सुरक्षा देते हैं कि यदि किराएदार किराया नहीं देता तो संपत्ति खाली नहीं करता है या उसका दुरुपयोग करता है तो वे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र समाधान या जैसे कि रेंट ट्रिब्यूनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं निवेश प्रोत्साहन की बात करें तो इस सुरक्षा के कारण जो निवेशक घर खरीदते हैं उन्हें यह विश्वास होता है कि वे अपनी संपत्ति को बिना किसी बड़े जोखिम के किराए पर देकर जो आय है वो अर्जित कर सकते हैं। पारदर्शिता और औपचारिकता की बात करें तो अधिकांश किराएदारी जो है वो समझौते अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल या मौखिक होते हैं। नए नियमों ने इसे एक औपचारिक बाजार में बदल दिया है, जैसे कि अनिवार्य पंजीकरण। सभी एग्रीमेंट का अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण किराएदारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। इससे विवादों की संभावना कम होती है और दोनों पक्षों के पास कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होते हैं। विश्वास में अगर वृद्धि की बात करें तो बाजार के औपचारिक होने से मकान मालिक और किराएदारों दोनों का विश्वास बढ़ता है, जिससे लेन देन जो है वो आसान बना रहता है।
विवादों के अगर शीघ्र समाधान की बात करें, यानी कि क्विक डिस्पोज रिसोल्यूशन की बात करें, तो आवास बाजार में एक बड़ी बाधा विवादों का वर्षों तक अदालत में खिंचना था, जैसे कि रेंट कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। नए कानून में विशेष रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान है। ये निकाय किराए में जुड़े मामलों की जो सुनवाई है वो तेजी से करेंगे और निश्चित समय सीमा के भीतर ही निर्णय भी देंगे। कानूनी प्रक्रिया के अगर सरलीकरण की बात करें तो इस तीव्र और सरल कानूनी प्रक्रिया में जो मुकदमेबाजी का जो डर है वो खत्म होता है, जिससे लोग जो है वो किराए के आवास बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बात करें किराए की मांग और आपूर्ति के अगर संतुलन की, तो संतुलित नियमों की बात करें तो नियम मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए संतुलित हैं, जैसे सुरक्षा जमा की सीमा तय करना और मनमानी बेदखली रोकना, लेकिन साथ ही मकान मालिक को भी सुरक्षा देना। इससे बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनता है। बात करें आर्थिक गतिविधि की, तो किराएदारी बाजार के बढ़ने से अप्रत्यक्ष रूप से अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे कि ब्रोकरेज सेवाएं, संपत्ति प्रबंधन कंपनियां और घर से संबंधित जो मरम्मत सेवाएं हैं वो देखी जा सकती हैं। अगर बात करें संपूर्ण इसके इन पॉइंट्स के मिश्रण की, तो नए रेंट रूल्स कानूनी ढांचे को मजबूत करके, जोखिम को कम करके और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर आवास बाजार को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत के शहरी आवास क्षेत्र में स्थिरता और विकास की उम्मीद है। बात करें मकान मालिकों के लिए हित की, तो नए रेंट रूल्स जो हैं इनमें मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो उन्हें किराएदारी बाजारों में अधिक सुरक्षा और विश्वास प्रदान करते हैं, जैसे किराएदारों द्वारा बेदखली का डर कम होना, जैसे कि इजियर एविक्शन प्रोसेस की जो डर है वो खत्म होना। पुराने किराएदारी कानून के तहत एक बार किराएदार घर में रहने आ जाता है तो उसे निकालना बेहद मुश्किल हो जाता था, भले ही वह किराया न दे या संपत्ति का दुरुपयोग करे। नए नियमों ने इस प्रक्रिया को सरल बनाया है, जैसे किराया न देने पर यदि किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया न दे तो उसे हम बेदखल कर सकते हैं। संपत्ति अगर इसमें नुकसान की बात करें तो यदि किराएदार जानबूझकर या लापरवाही से संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाता है तो भी हम इसे बेदखल कर सकते हैं। अनधिकृत कब्जे की बात करें तो यदि किराएदार उप किराया यानी कि सब लेटिंग करता है तो बिना मकान मालिक की अनुमति के, तो भी यह अनुचित है। दोगुना या चौगुना किराए जुर्माने की बात करें तो यदि किराएदार किराएदारी समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी संपत्ति खाली नहीं करता है तो उसे पहले 2 महीने दोगुना और उसके बाद चौगुना किराया हर्जाने के रूप में देना होगा। बात करें विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष कोर्ट की, तो मकान मालिकों की सबसे बड़ी शिकायत लंबी कानूनी लड़ाई थी। नए नियमों ने इस समस्या को हल कर दिया है, जैसे रेंट कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। कानून में विशेष रेंट कोर्ट और अपीलियन रेंट ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है। ये निकाय मकान मालिक किराएदार विवादों को प्राथमिकता के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा, आमतौर पर 60 दिनों के भीतर सुलझाएंगे, जिससे समय और धन की बचत होगी। संपत्ति के रखरखाव और मरम्मत की अगर स्पष्ट नियमों की बात करें तो जिम्मेदारियों का बंटवारा। एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कौन सी मरम्मत, जैसे संरचनात्मक मरम्मत, मकान मालिक की जिम्मेदारी है और कौन सी मरम्मत, जैसे दैनिक टूट फूट, बिजली के बल्ब बदलना, किराएदार की। इससे विवाद कम होते हैं। प्रवेश के अगर अधिकार की बात करें तो मकान मालिक को किराएदार की गोपनीयता का सम्मान करना होगा, लेकिन आवश्यक मरम्मत या निरीक्षण के लिए 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देकर घर में प्रवेश करने का कानूनी अधिकार है। पारदर्शिता और लिखित समझौते की बात करें तो लिखित एग्रीमेंट अनिवार्य है, जैसे सभी किराएदारी समझौते लिखित और पंजीकरण यानी कि रजिस्टर्ड होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष अपनी शर्तों से बंधे हैं और कोई भी मौखिक वादों से मुकर नहीं सकता। सुरक्षा जमा बीमा की बात करें, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैप की बात करें तो हालांकि सुरक्षा जमा
की राशि 2 महीने के किराए तक सीमित कर दी गई है, लेकिन यह राशि मकान मालिक के लिए एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है ताकि किराएदार द्वारा किए गए संभावित नुकसान या अंतिम महीने के किराए या भुगतान न करने पर भरपाई की जा सके। अगर इसके मकान मालिक के संपूर्ण हितों की बात करें तो नए नियम मकान मालिकों को एक संतुलित, सुरक्षित और कुशल कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति किराए पर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी और वे भारतीय आवास बाजार में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब बात करें हम टीडीएस नियम के बारे में। ये क्या है? तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत किराए पर स्रोत पर कर कटौती टीडीएस यानी कि टैक्स डिपॉजिट एट सोर्स के नियम है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि सरकार को किराए से होने वाली आय पर समय पर कर मिले और नए टेंट रूल्स 2025 के साथ इन टीडीएस प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं ये हम देखते हैं। टीडीएस के जो नियम है वो मुख्य रूप से 2 धाराओं के तहत संचालित होते हैं। प्रथम धारा 194 आई के तहत और दूसरी 194 IBI के तहत। कैसे संभव होते हैं, क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे। तो धारा 194 IB व्यक्तिगत हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, इंडिविजुअल HUF के लिए, जैसे यह धारा जो है वो उन व्यक्ति किराएदारों का या HUF पर लागू होती है जो व्यवसाय या पेशे से आय के लिए ऑडिट यानी कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते। जैसे इसकी सीमा की बात करें तो थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो यदि भुगतान किया जाने वाला किराया 50,000 प्रति माह से अधिक है तो किराएदार को टीडीएस काटना अनिवार्य है। टीडीएस की अगर दर की बात करें तो टीडीएस रेट, यदि मकान मालिक ने अपना पैन नंबर उपलब्ध कराया है तो टीडीएस की दर 2% होगी। यदि यह दर 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। पहले यह दर जो है वो 5% थी। यदि मकान मालिक पैन प्रदान नहीं करता तो उसे टीडीएस की दर 20% होगी। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो किराएदार को मकान मालिक के पैन का उपयोग करके टीडीएस काटना होता है। टीडीएस की कटौती वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने यानी कि मार्च में या किराएदारी समाप्त होने पर, जो कि पहले हो, की जानी चाहिए। टीडीएस राशि को फॉर्म 260C का उपयोग करके सरकार के पास जमा करना होता है। जमा करने के बाद किराएदार को मकान मालिक को फॉर्म 16C के रूप में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना होता है। दूसरी धारा यानी कि 194 आई की बात करें, कंपनियों और ऑडिट के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के लिए नियम। तो यह धारा उन व्यक्तियों या इकाइयों पर लागू होती है जो आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत टैक्स ऑडिट के दायरे में आती है, यानी कि व्यवसाय का टर्नओवर यानी कि 1 करोड़ और पेशे की सकल प्राप्तियां यानी कि 50 लाख से अधिक हों। और कंपनियां, अगर इसकी सीमा की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की प्रति वर्ष यानी कि 50,000 प्रति माह कर दी गई है। यदि वार्षिक किराया इस सीमा से अधिक है तो टीडीएस काटा जाना चाहिए। टीडीएस की अगर इसमें दर की बात करें तो 10% दर पर भूमि, भवन यानी कि फैक्ट्री, बिल्डिंग सहित फर्नीचर या फंडिंग के लिए किराए पर लागू होती है। 2% दर प्लांट जो कि मशीनरी या उपकरण के लिए किराए पर लागू होती है। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो इन संस्थाओं को 10 यानी कि टैक्स डिक्लेरेशन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर प्राप्त करना और सामान्य टीडीएस रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अब बात करें एनआरआई मकान मालिकों के लिए विशेष नियम। एनआरआई मकान मालिकों के लिए अगर विशेष नियम की बात करें तो यदि मकान मालिक एक अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई है तो नियम अलग होते हैं। किराएदार को भुगतान की गई राशि पर 30% की दर से टीडीएस काटना अनिवार्य है, भले ही किराए की राशि कीमत जो है वो कितनी भी हो। अनुपालन न करने पर अगर जुर्माने की बात करें यानी कि पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लियंस की बात करें तो यदि किराएदार
टीडीएस काटने या समय पर जमा करने में विफल रहता है तो उसे ब्याज और जुर्माने को सामना करना पड़ सकता है। और देर से कटौती पर प्रति माह 1% यानी कि 1% और देर से जमा करने पर 1.5% प्रति माह का ब्याज लगाया जा सकता है। अब बात करें घर की मरम्मत और निरीक्षण के नियमों के बारे में। तो नए रेंट रूल्स जो है इनके तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए घर की मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस और निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के संबंध में स्पष्ट और संतुलित नियम बनाए गए हैं ताकि विवादों को कम किया जा सके। ये नियम पारदर्शिता और आपसी सहमति पर जोर देते हैं। जैसे मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस की बात करें, अगर हम नियमों की बात करें तो नए कानून में मरम्मत की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है और इन्हें किराएदारी समझौते यानी कि टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखित रूप से शामिल करना अनिवार्य है। मकान मालिक की जिम्मेदारियों की बात करें तो लैंडलॉर्ड्स की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मकान मालिक संरचनात्मक मरम्मत यानी कि स्ट्रक्चरल जो रिपेयर है और मूलभूत सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें शामिल है संरचनात्मक क्षति जैसे कि छत, दीवारों, नींव और मुख्य ढांचे की मरम्मत। मूलभूत सेवाओं की बात करें तो बिजली की मुख्य वायरिंग, पानी की पाइपलाइन जो कि मुख्य पानी से घर तक है, सीवेज लाइन और सैनिटरी फिटिंग की बड़ी मरम्मत। पेंटिंग की बात करें तो आमतौर पर हर 2-3 से 5 साल में घर की बाहरी और आंतरिक पेंटिंग की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। यदि किराएदार आवश्यक मरम्मत के बारे में लिखित नोटिस देता है और मकान मालिक नोटिस के बाद एक निश्चित अवधि आमतौर पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं करता तो किराएदार मरम्मत करवा सकता है और लागत को किराए से काट सकता है बशर्ते राशि 1 महीने के किराए से अधिक न हो। बात करें किराएदार की जिम्मेदारियों की यानी कि टेनेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो किराएदार दैनिक उपयोग और छोटी मोटी टूट फूट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे दैनिक टूट फूट यानी कि वियर एंड टियर कहा जाता है। इसमें शामिल होती है छोटी मोटी मरम्मत जैसे कि बिजली के बल्ब, फ्यूज, स्विच, नल की टोटी यानी कि टैप्स और टैप्स को बदलना। अगर रखरखाव की बात करें किराएदार की तो शौचालय की नालियों की सफाई, गीजर और अन्य उपकरणों का सामान्य रखरखाव। संपत्ति की देखभाल की बात करें तो यदि सुनिश्चित करना कि संपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे किराए पर लिया गया था, जैसे आवासीय उद्देश्य के लिए। अब बात करें निरीक्षण की यानी कि इंस्पेक्शन के जो नियम हैं उनके बारे में। तो मकान मालिक को यह अधिकार है कि वह समय समय पर अपनी संपत्ति का निरीक्षण या मरम्मत करवा सके, लेकिन इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि किराएदार की निजता यानी कि प्राइवेसी बनी रहे। निरीक्षण की बात करें तो पूर्व सूचना अनिवार्य। मकान मालिक या उसका अधिकृत एजेंट घर का निरीक्षण करने या मरम्मत करने के लिए अचानक नहीं आ सकता। उसे किराएदार को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना नोटिस देनी होगी। आपसी सहमति के अगर समय की बात करें तो निरीक्षण या मरम्मत का समय दोनों पक्षों या जैसे कि मकान मालिक और किराएदार की आपसी सहमति से तय किया जाना चाहिए। उचित कारण की बात करें तो यदि निरीक्षण केवल उचित कारणों से ही किया जाना चाहिए, न कि किराएदारों को परेशान करने के इरादे से। आपातकालीन स्थिति की बात करें तो केवल आपातकालीन स्थितियां जैसे आग लगना, पानी का मुख्य पाइप फटना में ही मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के या कम समय में नोटिस पर संपत्ति जो है उसमें प्रवेश कर सकता है, अपनी संपत्ति में प्रवेश कर सकता है। ये नियम एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं जिससे दोनों पक्षों को पता होता है कि घर के रखरखाव और निरीक्षण के संबंध में उनके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। अब बात करें हम किराएदारों के लाभ के लिए नए रूल्स के बारे में, नए नियमों के बारे में। तो नए रेंट रूल्स जो हैं उनके बारे में देखें तो किराएदारों को कई महत्वपूर्ण लाभ और सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य किराएदारी बाजार में किराएदारों की प्रति संतुलन बनाना और उन्हें शोषण से बचाना है। जैसे सुरक्षा जमा की बात करें, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पर बड़ी राहत की बात करें तो यह किराएदारों के लिए सबसे बड़ा लाभ है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े शहरों में ज़्यादा किराया देते हैं।
जैसे जमा की सीमा की बात करें तो अब आवासीय संपत्तियों के लिए सुरक्षा जमा यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को अधिकतम 2 महीने के किराए तक सीमित कर दिया गया है। लाभ की बात करें तो पहले मकान मालिक 6 से 12 महीनों तक का किराया सुरक्षा जमा के रूप में मांगते थे, जिससे किराएदारों पर घर किराए पर लेते समय एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता था। नई सीमा से यह बोझ काफी कम हो गया है। अचानक बेदखली से अगर सुरक्षा की बात करें तो नए नियमों ने किराएदारों को मनमाने ढंग से अचानक घर से निकालने जाने से बचाया है। जैसे उचित कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान किया है। मकान मालिक अब किराएदारों को केवल एक वैध कानूनी कारण और रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ही बेदखल कर सकता है। नोटिस अनिवार्य की बात करें तो यदि जो है वो किराएदार जो है समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं करना है तो उसे बिना उचित नोटिस के नहीं निकाला जा सकता। निजता के अगर अधिकार की बात करें तो किराएदार की निजता सुनिश्चित की गई है। जैसे 24 घंटे का नोटिस। मकान मालिक घर का निरीक्षण करने, मरम्मत करने या दिखाने के लिए अचानक घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है और समय आपसी सहमति से तय होना चाहिए। बात करें मनमाने किराए वृद्धि पर रोक की, तो अब मकान मालिक हर कुछ महीनों में किराया नहीं बढ़ा सकते। जैसे सालाना वृद्धि की बात करें तो किराया आमतौर पर केवल साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। 90 दिन के अगर नोटिस की बात करें तो किसी भी किराया वृद्धि से कम 90 दिन पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना आवश्यक है। लिखित और पारदर्शी समझौता। तो अनिवार्य पंजीकरण की बात करें इसमें लिखित और पारदर्शी समझौते में, तो सभी किराएदारी समझौतों का लिखित और डिजिटल रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है। इससे मौखिक वादों और बाद के विवादों की संभावना खत्म हो जाती है। किराएदार के पास अपनी शर्तों का कानूनी दस्तावेज भी होता है। बात करें आवश्यक सेवाओं से वंचित न करना, तो बिजली पानी की सुरक्षा। मकान मालिक किराएदार को बिजली पानी जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं कर सकता, भले ही किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई विवाद चल रहा हो। बात करें विवादों के अगर शीघ्र समाधान की, तो विशेष कोर्ट का नियम लागू है। जैसे किराएदार अब अपने विवादों जैसे अनुचित बेदखली और मरम्मत न करने को निपटने के लिए विशेष रेंट कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, जहां मामलों का निपटारा तेजी से यानी कि 60 दिनों के भीतर होता है। अब बात करें नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी के बारे में, तो नए नियम जो रेंट रूल्स हैं उनमें यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े पेनल्टी जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं कि मकान मालिक और किराएदार दोनों नियमों का पालन करें। ये पेनल्टी वित्तीय जुर्माने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। जैसे सुरक्षा जमा के नियमों के अगर उल्लंघन की बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो यदि मकान मालिक निर्धारित सीमा आमतौर पर 2 महीने का किराया से अधिक सुरक्षा जमा लेता है या किराएदारी खत्म होने पर जमा राशि वापस नहीं करता, तो नियम जो है वो लागू हैं। जैसे पेनल्टी, मकान मालिक को अतिरिक्त ली गई राशि वापस करनी होगी और कुछ मामलों में रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित जो जुर्माना है या ब्याज है वो भी देना पड़ सकता है। अब बात करें आवश्यक सेवाओं को रोकने पर अगर पेनल्टी की, तो यदि मकान मालिक किराएदार को परेशान करने के इरादे से पानी या बिजली की आपूर्ति जैसी सेवाओं को काट देता है, भले ही विवाद चल रहा हो, तो पेनल्टी लग सकती है। जैसे यह एक गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। मकान मालिक को सेवाओं को तुरंत बहाल करना होगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ राज्यों के कानूनों के तहत जेल की सजा का भी प्रावधान हो सकता है। अब बात करें रेंट एग्रीमेंट के पंजीकरण न करने पर पेनल्टी, तो
तो नए नियमों के तहत किराएदारी समझौते को 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। जैसे पंजीकरण न कर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें आमतौर पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कई गुना भुगतान करना शामिल हो सकता है। पंजीकरण एग्रीमेंट के अभाव में विवाद की स्थिति में कोई भी पक्ष कानूनी सुरक्षा का दावा करने में जो कमजोर हो सकता है। अब बात करें समय पर किराया जमा न करने पर, तो ये किराएदारों के लिए है। जैसे यदि किराएदार समझौते में निर्धारित तारीख पर किराया जमा नहीं करता तो पेनल्टी लग सकती है। जैसे मकान मालिक किराएदार से ब्याज की मांग कर सकता है, और जैसे कि समझौते में तय किया गया हो लगातार 2 महीने तक किराया न देने पर बेदखली की कार्रवाई शुरू भी की जा सकती है। अब बात करें अनाधिकार कब्जा या ओवरस्टे की बारे में, या ये भी किराएदारों के लिए ही है। जैसे यदि किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी संपत्ति खाली नहीं करता तो भी उस पर पेनल्टी लग सकती है। जैसे कि किराएदारों को पहले 2 महीने दोगुना और उसके बाद चौगुना यानी कि 4 टाइम किराया हर्जाने के रूप में देना होगा। अन्य उल्लंघनों पर अगर सामान्य पेनल्टी की बात करें तो किसी भी अन्य शर्त जैसे मरम्मत न करना, बिना नोटिस प्रवेश करना के उल्लंघन के मामले में पेनल्टी। रेंट कंट्रोलर या रेंट ट्रिब्यूनल मामले की गंभीरता के आधार पर उचित जुर्माना लगा सकता है, जो वित्तीय हर्जाने के रूप में हो सकता है। ये जो सारे पेनल्टी प्रावधान हैं जो मैंने अभी बताए हैं, ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि नए रेंट रूल्स केवल कागजों पर न रहे बल्कि उनका सख्ती से पालन किया जाए, जिससे एक अनुशासित और निष्पक्ष किराएदारी बाजार का निर्माण हो सके। अब हम बात करें मकान मालिकों को भी इन नियमों से लाभ होंगे। क्या लाभ होंगे वो देखते हैं। तो नए रेंट रूल्स 2025 में जो लागू है वो केवल किराएदारों के लिए ही नहीं बल्कि मकान मालिकों के लिए भी एक बड़े फायदे लेकर आए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य एक संतुलित, पारदर्शी और सुरक्षित किराएदारी बाजार बनाना है, जिससे मकान मालिकों को खाली पड़ी संपत्तियों को किराए पर देने में प्रोत्साहन मिलेगा। मकान मालिकों के लिए नियम निम्नलिखित हैं। जैसे बेदखली की आसान और तीव्र प्रक्रिया, यानी कि ईजियर इविक्शन प्रोसेस। पुराने कानून के तहत मकान मालिक को किराएदार निकालने में वर्षों तक लग जाते थे। नए नियमों में इसे सरल बना दिया है। जैसे विशिष्ट आधार, अब मकान मालिक कुछ विशिष्ट आधारों पर कानूनी रूप से जल्द ही कार्रवाई कर सकते हैं। 2 महीने से किराया न देने पर यदि किराएदार लगातार 2 महीने किराया नहीं देता और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, जैसे यदि किराएदार घर को नुकसान पहुंचाता है या अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग करता है, तो 2 गुना या चौगुना हर्जाना उसे देना पड़ेगा। यदि किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी घर खाली नहीं करता तो उसे भारी जुर्माना जैसे कि 2 महीने का 2 गुना और फिर चौगुना किराया देना पड़ेगा। अब बात करें विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष कोर्ट। कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय ने कई मकान मालिकों को हतोत्साहित किया है। जैसे कि रेंट ट्रिब्यूनल, नए कानून में विशेष रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान है। ये अदालतें मामलों की सुनवाई तेजी से अक्सर 60 दिनों के भीतर करेंगी, जिससे मकान मालिकों का समय और पैसा दोनों बचेगा। कानूनी सुरक्षा और लिखित एग्रीमेंट की बात करें तो अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है। जैसे सभी एग्रीमेंट का लिखित और पंजीकरण यानी कि रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इससे मौखिक जो वादों पर निर्भरता जो है वो खत्म होती है और मकान मालिक के पास एक मजबूत कानूनी दस्तावेज होता है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संपत्ति के अगर स्वामित्व सुरक्षित की बात करें तो कानून स्पष्ट करता है कि किराएदार को संपत्ति पर मालिकाना हक का कोई दावा नहीं है, वह केवल एक निश्चित अवधि के लिए उपयोग का अधिकार रखता है। अब बात करें मरम्मत और रखरखाव की स्पष्टता के बारे में, तो जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जैसे नए नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि कौन सी मरम्मत किराएदार की है, जैसे कि छोटी मोटी दैनिक टूट फूट, और कौन सी मकान मालिक की है, जैसे संरचनात्मक जिम्मेदारी। इससे अक्सर होने वाले विवाद कम होते हैं।
बात करें पारदर्शिता की और निवेश प्रोत्साहन की, तो बाजार में इसका विश्वास काफी है। जैसे ये संतुलित और निष्पक्ष नियम बाजार में विश्वास बहाल करते हैं। जो लोग डर के मारे अपनी संपत्तियां खाली रखते हैं, अब उन्हें किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे मकान मालिकों की मकान मालिक हैं उनकी आय बढ़ेगी और आवास बाजार को बढ़ावा मिलेगा। अगर इन नियमों के अगर मैं 1 पॉइंट में क्लियर करूं, तो ये नियम मकान मालिकों को कानूनी सुरक्षा का एक मजबूत कवच प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति को सुरक्षित रूप से किराए पर देने और आय अर्जित करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।